हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भारत की खोज का पाठ 5 जो पढ़ चुके हैं आप उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आज आपको प्रश्नोत्तर करवाने के पूर्व थोड़ा सा पाठ के बारे में बता दे रही हूँ। इस पाठ में के माध्यम से भारत में हर्ष की सत्ता एवं शासन तथा इस्लाम धर्म के प्रचार के बारे में कहा गया है कि किस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में हुआ, भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ और इसकी जो जानकारी है वह हमें इस पाठ में मिलती है। जब हर्ष इस भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में शासन कर रहा था, उस समय अरब में इस्लाम अपना प्रचार जोर शोर से कर रहा था। उसे उस समय से भारत में आने में लगभग 60 वर्ष का समय लग गया। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। धीरे धीरे सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया और अलग सत्ता के रूप में कायम किया गया। समय बीतने के साथ ही अरब और भारत के संबंध घनिष्ठ होते गए। दोनों देशों के यात्रियों का आपस में आना जाना, राजदूतों का आपस में अदला बदली होना, ये सब होना शुरू हो गया था। भारतीय गणित, खगोल और शास्त्र और तथा इन सभी की पुस्तकें बगदाद पहुंची और अरबी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद हुआ। तो धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों का आपस में मेल जोल बढ़ता जा रहा है। उसके पश्चात यहाँ पे महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और जितनी बार वो आया भारत से सब धन दौलत, बेशुमार धन दौलत लूट करके ले गया। उसने वह यहाँ पे लगातार रहा नहीं, बस आता था और आक्रमण करके धन इकट्ठा करके वह अपने देश वापस चला जाता था। उस समय देश में एक समन्वय की मिलीजुली नीति शुरू हो गई थी, जिसके अंतर्गत कबीर, गुरु नानक देव और अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोगों ने समाज में जो सुधार का कार्य किया, उससे समाज की दशा बहुत ही बदली। उसी में अमीर खुसरो जो है एक तुर्क था। वह फारसी का एक महान कवि और उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ लिखी और अपने जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। उनकी बनाई हुई पहेलियाँ आज भी समाज में प्रसिद्ध है। और उस समय सुधारवादी कवि, समाज सुधारक कवि के रूप में कबीरदास समाज में उभरे और उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी रही और आज तक भी है। 15वीं सदी में दक्षिण में रामानंद और उनके ही शिष्य थे कबीरदास जी। कबीरदास जी की साखियाँ और पद आज भी मशहूर हैं। उत्तर में गुरु नानक जी, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, पूरे हिंदू एवं सुधारकों तथा विचारकों का इस प्रकार समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़ा। इसी समय कुछ समाज सुधारकों का और भी उदय हुआ, जिन्होंने इस समन्वय का समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था जो समाज में फैली हुई थी उसका उन्होंने तिरस्कार किया। 15वीं शताब्दी में रामानंद और उनके शिष्य कबीर ऐसे ही समाज सुधारक थे। कबीर की साखियाँ और पद आज भी जनमानस में व्याप्त है, लोकप्रिय है। उत्तर भारत में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और हिंदू धर्म इन सुधारकों के विचारों से प्रभावित हुआ। उसके बाद बाबर और अकबर का समय आया। बाबर ने सन
1526 ईस्वी में पानीपत में युद्ध जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह एक योग्य सेनानायक था और एक बड़ा ही योग्य शासक भी था। उनके बाबर का अकबर भारत में, उसके बाद अकबर का शासन हुआ। अकबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। वह बाबर का पोता था। वह आकर्षक और गुणवान, साहसी और बहादुर शासक सेनानायक था। वह व्यवहार से बड़ा ही विनम्र था और उसने लोगों का दिल जीतना जानता था। उसके बाद उस समय जो यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में जो एशिया और यूरोप में के बीच अंतर आया, उसके बारे में भी इस पाठ में कहा गया है। इसके पश्चात औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब एक कट्टरवादी मुसलमान था जो धर्मांध था और उसने हिंदुओं के ऊपर एक जाजिया कर लगाया था, जिसके कारण वह बड़ा ही उसकी निंदा हुई समाज में। उस समय मराठों का भी प्रभुत्व धीरे धीरे बहुत बढ़ा और एक समय ऐसी स्थिति आई कि ऐसा लगा कि पूरे भारत में मराठों का ही शासन होगा, परंतु अंग्रेज़ों ने कुछ जालसाजी और धोखेबाजी करके धीरे धीरे अपना जो विस्तार किया और उस प्रकार से उन्होंने भारत में उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। इसी समय रणजीत सिंह भी हुए। रणजीत सिंह और जय सिंह ने कुछ निर्माण आदि का कार्य किया। वह जय सिंह जो है वह योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता था। वह एक कुशल योद्धा, कुशल राजनयिक और गणित, खगोल आदि का जानकार व्यक्ति था। भारत की जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में भी इस पाठ में चर्चा की गई है। इस प्रकार इस पाठ में जो बदलती हुई भारत की परिस्थितियां और भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उसके कारण जो नई नई समस्याएं उठी, उसकी चर्चा की गई है। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा बहुविकल्पी प्रश्न संक्षेप में बता देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि बाबर कौन था? बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का वह एक संस्थापक के रूप में था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर ने भारतीय सत्ता की नींव कब रखी? भारत ने भारतीय सत्ता की नींव कब रखी? उसने 1526 में उसने इसकी नींव रखी। जय सिंह ने किस राज्य का निर्माण किया? जय सिंह ने किस राज्य का निर्माण किया? जय सिंह ने जयपुर नामक राज्य का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। ये कुछ संक्षेप बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब आपको संक्षेप में कुछ प्रश्न करवाऊंगी। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कौन कौन से विदेशी जातियों का आगमन हुआ? भारत में कौन कौन से विदेशी जातियों का आगमन हुआ? भारत में आपके हर्षवर्धन के शासन में अरबी, तुर्की व अफगानी जातियों ने भारत में कदम रखा। हर्षवर्धन के शासनकाल में अरबी, तुर्की व अफगानी जातियों ने भारत में कदम रखा। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हर्ष का जब शासनकाल था उस समय अरबी, तुर्की व अफगानी जातियों ने भारत में कदम रखा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु सन 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु सन 1030 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राणा प्रताप कौन थे और उन्होंने जंगलों में रहना क्यों पसंद किया? राणा प्रताप कौन थे
और उन्होंने जंगलों में रहना क्यों पसंद किया? इसका उत्तर होगा कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत शासक थे। राणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत शासक थे। वे अत्यंत साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त थे। वे अत्यंत स्वाभिमानी और साहसी वीर एक देशभक्त थे। वे हमेशा से ही मुगलों के विरोधी रहे। वे हमेशा से ही मुगलों के विरोधी रहे। वे मुगलों को सदैव विदेशी आक्रमणकारी समझते रहे। वे मुगलों को सदैव विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। उन्होंने अकबर से भी कभी भी औपचारिक संबंध नहीं रखा। उन्होंने अकबर से भी कभी औपचारिक संबंध नहीं रखा और न ही उनकी अधीनता स्वीकार की अतः उसकी पराजय होने के बाद उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों में भटकना अच्छा माना। उसने अपनी पराजय के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि जंगलों में रहना श्रेयस्कर माना। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? उनके प्रसिद्धि का क्या कारण था? अमीर खुसरो फारसी के उच्च कोटि के कवि थे। अमीर खुसरो फारसी के उच्च कोटि के कवि थे। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था और वे महान संगीतकार भी थे। वे एक महान संगीतकार भी थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण तंत्री वाद्य सितार के आविष्कारक के रूप में भी है। उनकी प्रसिद्धि का कारण तंत्री वाद्य सितार के आविष्कारक के रूप में भी है और उनकी प्रसिद्धि तंत्री वाद्य सितार के कारण भी हुई। और इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण आदि विषयों पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने लोकगीत एवं पहेलियाँ भी लिखी और उनके लोकगीत और उनकी पहेलियाँ आज भी समाज में प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय हैं। उनके लोकगीत और उनकी पहेलियाँ आज भी समाज में लोकप्रिय हैं और प्रसिद्ध हैं। अब ये अगला प्रश्न है, अकबर कौन था? देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए? अकबर कौन था और देश की एक अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए उसने कौन कौन से प्रयास किए? इसका उत्तर है, अकबर मुगल खानदान का एक तीसरा शासक था। अकबर मुगल खानदान का तीसरा शासक था। उसने भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया। अकबर मुगल खानदान का तीसरा शासक था और वह बाबर का पोता था। उसने भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया। उसने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के जो राजपूत थे, स्वाभिमानी राजपूत थे, उन्हें अपनी ओर मिला लिया। उसने अपनी और अपने बेटों की शादी राजपूत घराने में की। उसने अपनी और अपने बेटों की शादी राजपूत घरानों में की। इसके अलावा उसने विद्वान हिंदुओं को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए दीन-ए इलाही नामक एक नया सर्वमान्य धर्म चलाया। हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए उसने दीन-ए इलाही नाम का एक
ऐसा धर्म जो सर्वमान्य था उसे उसने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी करवा देती हूँ। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह कौन था और उसने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? नादिर शाह कौन था और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया? अगला प्रश्न है, नादिर शाह कौन था और उसने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर है, नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। उसने दिल्ली पर आक्रमण दिल्ली को लूटने के लिए किया। उसने दिल्ली की बेशुमार धन दौलत को लूटकर दिल्ली के शासकों को अत्यधिक कमज़ोर बना दिया। उसने दिल्ली पर आक्रमण दिल्ली की बेशुमार दौलत को लूटने के लिए किया और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके उसने जो है दिल्ली को कमज़ोर बना दिया। धन दौलत लूट करके उसने दिल्ली को कमज़ोर बना दिया। तो पाठ के कुछ अन्य प्रश्न करवा देती हूँ। इसके पश्चात पाठ के कुछ अन्य प्रश्न भी करवा दे रही हूँ। जैसे कि आपको ये प्रश्न करवाती हूँ कि कई इलाकों को जीतने के बाद अरब भारत में सिंध से आगे क्यों न बढ़ सके? कई इलाकों को जीतने के बाद अरब भारत में सिंध को क्यों जीत न सके? अरब आक्रमणकारियों ने दूर दूर तक अपने इलाके का प्रसार किया। अरब आक्रमणकारियों ने दूर दूर तक अपने इलाके का प्रसार किया, लेकिन वे सिंध प्रांत के आगे न बढ़ सके। क्योंकि भारत तब आक्रमणकारियों को रोकने में समर्थ था। इसके अन्य कारण अरबों में होने वाले आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। इसको फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ कि अब अरब आक्रमणकारियों ने दूर दूर तक अपने इलाके का प्रसार किया, और लेकिन वे सिंध प्रांत के आगे न बढ़ सके, क्योंकि भारत तब आक्रमणकारियों को रोकने में समर्थ था। और इसके अन्य कारण ये भी हो सकते हैं कि अरबों में तब आंतरिक कलह की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े थे। अगला प्रश्न आपको बता रही हूँ, महमूद गजनवी के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ? महमूद गजनवी के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ? इसका उत्तर है, महमूद गजनवी के बाद 160 वर्षों के बाद शहाबुद्दीन गौरी नामक अफगान आक्रमणकारी ने पृथ्वीराज चौहान के समय आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गया। परंतु पराजित होने के बाद एक वर्ष बाद 1192 में फिर उसने दोबारा आक्रमण किया और आक्रमण करके वह सिंहासन पर बैठ गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के 160 साल बाद पृथ्वीराज चौहान के समय शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हो गया। लेकिन एक वर्ष के बाद सन 1192 में फिर से उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ के सिंहासन पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की क्या दशा हुई? तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की क्या दशा हुई? उत्तर इसका है, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली बुरी तरह से तहस नहस हो गई। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली बुरी तरह से तहस नहस हो गई। इसका ढांचा बिल्कुल बिगड़ गया। इसे अपनी वास्तविक स्थिति में आने में लंबा समय लग गया।
इसे अपनी वास्तविक स्थिति में आने में एक लंबा समय लग गया। उसकी स्थिति बिल्कुल सिमट कर रह गई। दिल्ली की स्थिति जो है बिल्कुल सिमट कर रह गई। तैमूर के हमले का प्रभाव दिल्ली पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। तैमूर के हमले का प्रभाव दिल्ली पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। एक बार फिर इसका उत्तर समझा दे रही हूँ। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली बुरी तरह से तहस-नहस हो गई। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली पूरी तरह से तहस-नहस हो गई और इसका ढांचा बिल्कुल बुरी तरह से बिगड़ गया। इसे अपने वास्तविक स्वरूप में, वास्तविक स्थिति में आने में कई वर्ष लग गए, एक लंबा समय लग गया। उसकी स्थिति बिल्कुल सिमट कर रह गई और तैमूर के हमले के प्रभाव से दिल्ली बहुत बुरी तरह से दिल्ली प्रभावित हुई और उसका प्रभाव दिल्ली पर देखा जा सकता है। तैमूर के हमले का प्रभाव दिल्ली पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की तबाही के समय भारत की क्या स्थिति थी? दिल्ली की तबाही के समय भारत की क्या स्थिति थी? उत्तर है 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर भारत की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। उस समय दक्षिण भारत की दशा अच्छी थी। दक्षिण के राज्यों में विजयनगर सबसे अधिक शक्तिशाली रियासत थी। विजयनगर ने उत्तर भारत के अनेक शरणार्थियों को अपने ओर आकर्षित किया। उस समय दक्षिण भारत की प्रगति चरम सीमा पर थी। फिर से इसका उत्तर एक बार बता दे रही हूँ। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर भारत की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। उस समय दक्षिण भारत की दशा अच्छी थी। दक्षिण के राज्यों में विजयनगर सबसे अधिक शक्तिशाली था। विजयनगर ने उत्तर भारत के अनेक शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। उस समय दक्षिण भारत की प्रगति चरम सीमा पर थी। इस पाठ का एक अन्य प्रश्न है कि अफगान शासक और उसके साथ आए लोग भारतीय ढांचे में कैसे समा गए। अगला प्रश्न है इस पाठ से कि अफगान शासक और उसके साथ आए लोग भारतीय ढांचे में कैसे समा गए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अफगान शासक एवं उसके साथ आए लोग विदेशी होते हुए भी भारतीय ढांचे में समा गए। अफगान शासक एवं उसके साथ आए हुए लोग विदेशी होते हुए भी भारतीय ढांचे में पूरी तरह से समा गए, क्योंकि जो अफगान उनके साथ आए उनके परिवारों का भारतीयकरण हो गया। इसका कारण यह था कि जो अफगान उनके साथ आए उनके परिवारों का भारतीयकरण हो गया, यानी वे भारतीय संस्कृति और विचारधारा में ढल गए। अर्थात वे भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा में ढल गए। वे भारत को अपना देश व भारत के बाहर के देशों को विदेश समझने लगे। वे भारत को अपना देश समझने लगे और भारत के से अलग जो देश थे उनको विदेश समझने लगे। इस तरह से वे जो उनका भारतीयकरण हो गया। ये है इस प्रश्न का उत्तर। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न आपको करवा रही हूँ, जैसे कि हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध से भारत की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध का भारतीय सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है कि अकबर के सामने प्रमुख समस्या थी इस्लाम के साथ साथ
अन्य धर्म के लोगों के रीति रिवाजों के मेल से राष्ट्रीय एकता कायम करना। अकबर के सामने एक समस्या ये थी कि वह इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों के रीति रिवाजों को का मेल करेगा और करके राष्ट्रीय एकता कायम करेगा। इसलिए सामाजिक स्थिति में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध से दोनों की आदतें, रहन सहन का ढंग, रुचियां एक सी हो गई और इसका जो है उसने प्रयास किया और उस प्रयास का फल ये हुआ कि वहाँ इस समय जो है इस प्रयास का फल ये हुआ कि भारतीय जो समाज था उसमें उसकी सामाजिक स्थिति में हिंदू मुसलमानों के आपसी समन्वय के दोनों ही आदतें और रहन सहन का जो ढंग है, आर्थिक स्थितियां हैं, वे सारी आर्थिक जो वो हैं, रुचियां हैं, रहन सहन के ढंग है, रुचियां, ये सब एक सी हो गई। व्यापार उद्योग भी एक से हो गए। हिंदू मुसलमानों को भारत का ही अंग समझने लगे। हिंदू मुसलमानों को भारत का ही अंग समझने लगे। वे आपसी धार्मिक आयोजनों व जलसों में भी शामिल होने लगे। वे आपसी जो धार्मिक जलसे होते थे, आपसी जो आयोजन होते थे एवं जलसे होते थे, वे सब एक साथ मिलकर शामिल होने लगे। बोलचाल की भाषा में हिंदी एवं उर्दू आपस में मिलजुल कर प्रयोग में लाए गए, माने प्रयोग किए गए। इसमें बोलचाल की भाषा में हिंदी और उर्दू का मिला जुला प्रयोग हुआ। हिंदू और मुसलमानों दोनों की आर्थिक समस्याएं एक जैसी थी। हिंदू और मुसलमानों दोनों की आर्थिक समस्याएं एक जैसी थीं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन था? उसकी नीतियां राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई? औरंगजेब मुगल वंश का शासक था और वह अकबर का प्रपौत्र था। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था और वह अकबर का प्रपौत्र था। उसकी नीतियों के कारण देश के दूर दूर के प्रांतों में आतंक फैल गया। उसकी नीतियों के कारण देश के दूर दूर के प्रांतों में आतंक फैल गया और उसकी हिंदू विरोधी नीतियों के कारण सिख और मराठे उसके विरुद्ध हो गए। उसकी हिंदू विरोधी नीतियां हैं, हिंदू विरोधी नीतियों के कारण सिख और मराठे जो है उसके विरुद्ध हो गए। इससे लोगों में असंतोष की भावना फैल गई। इससे लोगों में असंतोष की भावना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचारों का उदय हुआ। इसी कारण पुनर्जागरणवादी विचारों का उदय हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि धर्मवाद और राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ और उसके इन नीतियों के कारण धर्मवाद और राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। एक बार फिर से इसका उत्तर समझा दे रही हूँ। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था और वह अकबर का प्रपौत्र था। उसकी नीतियों के कारण देश के दूर दूर के प्रांतों में आतंक फैल गया। उसकी हिंदू विरोधी नीतियों के कारण सिख और मराठे उसके विरुद्ध हो गए। इससे लोगों में असंतोष की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्जागरणवादी विचारों का उदय हुआ, जिसके परिणाम से धर्मवाद और राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, जयसिंह ने किस राज्य का निर्माण कराया? उस नगर योजना को आदर्श क्यों समझा जाता है? जयसिंह ने किस राज्य का निर्माण कराया? उस नगर योजना को आदर्श क्यों समझा जाता है? जयसिंह ने जयपुर राज्य का निर्माण कराया और इस नगर की विशेषता थी कि इसका निर्माण विदेशी नक्शों के आधार पर किया गया। जयपुर
जयसिंह ने जयपुर का राज्य का निर्माण करवाया और इस नगर की विशेषता यह थी कि ये विदेशी नक्शों के आधार पर यह बनाया गया। नक्शे के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के कारण इस नगर योजना को आदर्श समझा जाता है। ये जो है इस कारण से आदर्श समझा जाता है क्योंकि ये नक्शे के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। अब एक प्रश्न और है कि यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना न होती तो भारत की दशा कैसी होती? यदि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नहीं होती तो भारत अधिक स्वतंत्र, समृद्ध व प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने वाला होता। वह अभी काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया होता। धन्यवाद।